बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम इम्यूनिटी वाले चैप्टर की समरी को तैयार करने वाले हैं। जो चैप्टर है डिजीजेस ऑफ इम्यून सिस्टम, मोस्टली लोग कहते हैं, मैंने भी कहा था कि इसको यहाँ से नहीं करना, इसको आप 11 से कर लेना, लेकिन इसके पल्स या इसकी समरी वगैरह को तो यहाँ से रिवाइज कर सकती है, क्योंकि यहाँ से भी शायद कोई ना कोई एमसीक्यू आ जाए या कोई बड़ा एससीक्यू ही आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की समरी को। लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहला की कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में है, फिर इसके बाद असल डिजीज स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको पता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो दो टाइप का होता है, इनेट और अडैप्टिव। जो इनेट इम्यून सिस्टम है उसके अंदर एक जनरल फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं जो एक कॉमन मॉलिक्यूलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके अंदर टोल लाइक रिसेप्टर के एग्जांपल दी हुई है। जो लिम्फोसाइट होते हैं और अडैप्टिव इम्यूनिटी के मेन मीडिएटर होते हैं, बी होते हैं और टी लिम्फोसाइट होते हैं। और ये वाहिद सेल होते हैं जो स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, और इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डाइवर्स होते हैं, यानी इतने सारे रिसेप्टर्स होते हैं कि 10.9 डिफरेंट एंटीजेंस वगैरह को ये सेंस कर सकते होते हैं। जो थाइमस है या जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, जो टी लिम्फोसाइट को थाइमस डिराइव्ड लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, ऐसे एंटीजन रिसेप्टर को एक्सप्रेस करते हैं जिनको टीसीआर बोलते हैं। ये टीसीआर पेप्टाइड फ्रैगमेंट को रिकॉग्नाइज करेगा, स्पेसिफिकली ऐसे एंटीजन को जिनकी नेचर प्रोटीन है, और ये एंटीजन को डिस्प्ले करना चाहिए एमएचसी मॉलिक्यूल को। ठीक हो गया, यानी जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उनके ऊपर एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ लगे हुए पेप्टाइड फ्रैगमेंट उसी को रिकॉग्नाइज करते हैं इनके टीसीआर। अब आपको पता है कि जो एमएचसी टाइप 1 होते हैं वो CD8 के लिए होते हैं, और एमएचसी टाइप 2 हेल्पर टी सेल के लिए होते हैं। जो बी लिम्फोसाइट है या बोन मैरो डिराइव्ड लिम्फोसाइट होते हैं, इनके सरफेस के ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज होती है, आईजीएम और आईजीडी होती है। और जो बी सेल होती है एक्टिवेट होकर प्लाज्मा सेल बना लेते हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। नेचुरल किलर सेल ऐसे सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं जो वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं या जिनके अंदर कैंसरस लीजन आ जाती है। अब ये इनहिबिटरी रिसेप्टर को यूज करते हैं, यानी ये ऐसे सेल को देखते हैं जिनके ऊपर एमएचसी की मॉलिक्यूल नहीं है। जिनके ऊपर एमएचसी मॉलिक्यूल नहीं होगी सरफेस के ऊपर, ये उसको उड़ा देंगे। ओके, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ऐसे सेल होते हैं जो माइक्रोब को कैप्चर करते हैं, और इनके एंटीजन को फेगोसाइटोसिस करने के बाद क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, पार्शियल प्रोटियोलाइसिस करते हैं। फिर इनके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको अपनी सरफेस के ऊपर MHC2 के साथ या 1 के साथ एक्सप्रेस करते हैं फॉर लिम्फोसाइट्स। ठीक हो गया। द मोस्ट एफिशिएंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आर डेंड्रेटिक सेल। सबसे ज्यादा एफिशिएंट डेंड्रेटिक सेल होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैक्रोफेजेस है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं डेंड्रेटिक सेल होते हैं। जो इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं वो टिश्यू के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे होते हैं टिश्यूज जो प्राइमरी होते हैं जिनके अंदर लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होनी होती है, यानी जो प्राइमरी या जनरेटिव लिम्फाइड ऑर्गन में बोन मैरो और थाइमस आते हैं, जबकि जो सेकेंडरी या पेरिफेरल के अंदर लिम्फ नोड, स्प्लीन और म्यूकोजल लिम्फाइड टिश्यू आ जाएगा। ओके, सबसे पहले कोई माइक्रोब आता है तो हमारी बॉडी में इनेट वाला सिस्टम एक्टिवेट होगा, फिर इसके बाद अडाप्टिव वाला होगा। तो ये जनरल थ्योरी है इम्यून सिस्टम के बारे में। तो हम इसको छोड़ने के बाद पहले डिजीज की तरफ आ जाती है, वो है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी को आगे 4 में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जी भी बोलते हैं। ये ऐसे इन्वायरमेंटल एंटीजन जिसको एलर्जन कहते हैं उनसे होते हैं जो रिलेटिवली इनॉक्यूअस होते हैं, हार्मलेस होते हैं। यानी पहले कोई ना कोई इन्वायरमेंटल एंटीजन होगा या एलर्जन होगा, वो TH2 रिस्पॉन्स को स्ट्रांगली स्टिमुलेट करेगा। जब TH2 होते हैं, TH2 इंटरल्यूकिन 4 प्रोड्यूस करते हैं, वह इंटरल्यूकिन 4 IgE के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है इन जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल। जो IgE है मास्ट सेल पे जाके अटैच हो जाएगी बाय बाइंडिंग टू द FC एप्सिलॉन रिसेप्टर, क्योंकि जो E है तो वो एप्सिलॉन है। ठीक हो गया। लेकिन अगर दोबारा से री एक्सपोजर हो जाएगा एलर्जन का, तो IgE और रिसेप्टर की क्रॉस लिंकिंग होती है, मास्ट सेल और बेसोफिल की एक्टिवेशन होगी, डी ग्रैन्युलेशन होती है, मीडिएटर रिलीज हो जाते हैं। प्रिंसिपल मीडिएटर के अंदर हिस्टामिन है, प्रोटिएजेस है, दूसरे ग्रैन्युल कंटेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, साइटोकाइन वगैरह। अब ये मीडिएटर होते हैं, इमीडिएट वैस्कुलर और स्मूथ मसल रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं, और लेट रिएक्शन के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, यानी वेस्कुलर डायलेशन हो सकती है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, जबकि स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है, लेट फेज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इमीडिएट की, वो लोकल भी हो सकती है, सिस्टेमिक भी हो सकती है। लाइक वो लोकल के अंदर रीनाइटिस हो सकता है, और सिस्टेमिक में जो फैटल होती है वो एनाफाइलैक्सिस होती है। लाइक सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस है, ब्रोंकियल एस्थमा है, एलर्जिक रीनाइटिस, साइनोसाइटिस होता है। ठीक हो गया। फूड एलर्जीज होती है। तो ये सारी टाइप 1 से बिलोंग करती है। अब बारी है टाइप 2 की। ओके, तो टाइप 2 को साइटोटॉक्सिक बोलते हैं और टाइप 3 को इम्यून कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब असल में होता ये है कि जो एंटीबॉडी होती है वो कोड करना शुरू कर देती है सेल को विद एंड विदाउट कॉम्प्लीमेंट, और ये उन सेल को टारगेट कर देती है फॉर फेगोसाइटोसिस। ठीक हो गया। स्पेसिफिकली मैक्रोफेज होती है। ओके, यानी कुछ ऐसे
यानी जो मैक्रोफेजेस होती है, मैक्रोफेजेस की सरफेस के ऊपर आईजीजी और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के स्पेसिफिकली C3b के रिसेप्टर होते हैं जो ऑप्सोनाइजेशन को बढ़ा देते हैं। कभी कभार एंटीबॉडी और इम्यून कॉम्प्लेक्स किसी टिश्यू में डेपोजिट हो जाएगा या ब्लड वेसल के अंदर, तो वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन को स्टिमुलेट कर सकता है बाय एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। और आगे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होगा तो आगे ब्रेक डाउन प्रोडक्ट रिलीज होती है और आगे वही इन्फ्लेमेशन वाला सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। टाइप 2 के अंदर, जिसको साइटोटॉक्सिक बोलते हैं, एंटीजन सेल की सरफेस के ऊपर पड़े हुए होते हैं, लेकिन जो टाइप 3 है इसमें एंटीजन सॉल्युबल होते हैं और एंटीबॉडी एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वो डेपोजिट होगा, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होगा, न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस होगी और वो उड़ा देगी सेल को। इसके बाद बारी है टी सेल मीडिएटेड या डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी की, तो इसको बोलते हैं साइटोकाइन मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन। अब CD4 पॉजिटिव टी सेल होते हैं, ओके, जब प्रोटीन एंटीजन का एक्सपोजर होगा तब ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और जो CD4 पॉजिटिव होते हैं TH1 और TH17 के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। जो दोबारा से एक्सपोजर हो जाएगा एंटीजन का तो ये TH1 और TH17 साइटोकाइन के सेक्रेशन को बढ़ा देते हैं। इंटरफेरॉन गामा है, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा ताकि वैसे सब्सटेंस बनाए जो टिश्यू की डैमेज करते हैं, और इसके अलावा जो इंटरल्यूकिन 17 और दूसरे साइटोकाइन है ल्यूकोसाइट की रिकरेंटमेंट करवाते हैं। इन शॉर्ट इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्लासिकल एग्जांपल टी सेल मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन के अंदर आती है DTH है। DTH का मतलब डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी है। जो टी सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी है, इसके अंदर CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक सेल होती है, वो एंटीजन के एक्सपोजर की वजह से एक्टिवेट होगी, उनको किल करना शुरू कर देंगे। और जो CD8 पॉजिटिव टी सेल होते हैं इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूस करते हैं जो आगे मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बॉक्स समरी की तरफ आते हैं। तो इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस और ऑटो इम्यूनिटी है। जो टॉलरेंस होती है, जिसको अनरिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं, वो हमारे सेल्फ एंटीजन के खिलाफ की रिस्पॉन्स में होती है। लाइक जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो हमारी बॉडी के सेल को सेल्फ एंटीजन के तौर पे रखते हैं और इनके खिलाफ कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो अनरिस्पॉन्सिवनेस टू द सेल्फ एंटीजन इज कॉल्ड टॉलरेंस होती है। लेकिन अगर टॉलरेंस ब्रेक डाउन हो जाए तो जो इम्यून सिस्टम है हमारे सेल के ऊपर ही बैक फायर शुरू कर देगा। एक होती है सेंट्रल टॉलरेंस, एक होती है पेरिफेरल टॉलरेंस। सेंट्रल टॉलरेंस के अंदर जो इमेच्योर लिम्फोसाइट होते हैं जो हमारी बॉडी के सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं इन द सेंट्रल यानी जनरेटिव लिम्फ नोड, तो उनको एपोप्टोसिस से किल किया जाता है, ठीक है, ओके। और बी सेल के लिनिएज के अंदर कुछ ऐसे सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो न्यू एंटीजन की तरफ स्विच हो जाते हैं जिसके अंदर वो सेल्फ रिएक्टिव बन जाते हैं, ठीक हो गया। पेरिफेरल टॉलरेंस के अंदर जो मैच्योर लिम्फोसाइट होते हैं, वो ऐसे मैच्योर लिम्फोसाइट जो हमारे एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारे एंटीजन के खिलाफ रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं, वो फंक्शनली इनएक्टिव हो जाती है जिसको बोलती है एनर्जी, या फिर वो रेगुलेटरी टी लिम्फोसाइट से इनएक्टिव हो जाती है। अब वो कौन सी फैक्टर है जो सेल्फ टॉलरेंस को फेल कर देंगे, टॉलरेंस को ब्रेक कर देते हैं और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करवा देती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी इंडिविजुअल के अंदर ससेप्टेबल जीन होते हैं और टॉलरेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या इन्फेक्शन या टिश्यू इंजरी है, वो सेल्फ एंटीजन को एक्सपोज कराना शुरू कर देती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को एक्टिवेट कर देगी। जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है यूजुअली क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव होते हैं और इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं बॉक्स समरी में। तो वो है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें ऑटो एंटीबॉडी होती है, बहुत सारे सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट होती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जो मेजर ऑटो एंटीबॉडी है, ठीक है, तो वो बनती है न्यूक्लियर एंटीजन के अगेंस्ट या डीएनए के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। इसके अलावा दूसरी ऑटो एंटीबॉडी है आरबीसी के अगेंस्ट बनती है, प्लेटलेट के अगेंस्ट बनती है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस के अगेंस्ट बनती है। इसकी डिजीज मैनिफेस्टेशन के अंदर नेफ्राइटिस है, स्किन की लेयर्स होती है, आर्थराइटिस होता है, हेमाटोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मेलिटीज होती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं शॉगरेन सिंड्रोम। शॉगरेन सिंड्रोम के अंदर जो कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ये स्लाइवरी और लैक्रिमल ग्लैंड को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से माउथ की और आइज की ड्राइनेस हो जाती है। इस केस में जो ऑटोइम्यून टी सेल होती है वो ग्लैंड्स के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस जिसको स्क्लेरोडर्मा कहते हैं, इसके अंदर प्रोग्रेसिव फिब्रोसिस होती है स्किन की, जीआईटी का, दूसरा टिश्यू की। फिब्रोसिस इस वजह से होती है क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट साइटोकाइन से एक्टिवेट हो जाती है, स्पेसिफिकली ऐसे साइटोकाइन जो टी सेल प्रोड्यूस करता है। एंडोथेलियल इंजरी और माइक्रोवैस्कुलर डिजीज ये आपको सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस वाली लीयर्स में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है रिकॉग्निशन एंड रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट, ओके। तो जो रिजेक्शन रिस्पॉन्स होता है किसी भी सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, तो वो होस्ट के टी सेल की वजह से होता है जो कि फॉरेन एचएलए एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली लाइक वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं ग्राफ्ट के अंदर, या इनडायरेक्टली ये हो सकता है कि अपटेक और प्रेजेंटेशन होती है होस्ट के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से। अब टाइप और मैकेनिज्म ऑफ रिजेक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहला है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, दूसरा एक्यूट और तीसरा एक्यूट ह्यूमोरल है, ठीक है। यानी एक्यूट सेलुलर और एक्यूट ह्यूमोरल है। हाइपर एक्यूट के अंदर पहले से बनी बनाई एंटी डोनर एंटीबॉडीज होती है, वो करते क्या है, वो ग्राफ्ट एंडोथेलियम पे जाके बाइंड करती है जैसे ट्रांसप्लांटेशन होती है, और बाइंड करने के बाद थ्रोम्बोसिस, इस्केमिक डैमेज और रैपिड ग्राफ्ट फेल्योर करवा देती है। इसके बाद है एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन। इस केस में जो टी सेल होते हैं वो ग्राफ्ट के पैरेन्काइमा टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर है एक्यूट ह्यूमोरल जिसमें एंटीबॉडी ग्राफ्ट के वेस्कुलेचर को डिस्ट्रॉय कर देती है।
क्रोनिक रिजेक्शन के अंदर जो कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से डोमिनेटेड होता है, इस केस में टी सेल की एक्टिवेशन और एंटीबॉडी दोनों की होती है, यानी टी सेल और एंटीबॉडी दोनों एक्टिवेट होती है। जो टी सेल होती है साइटोकाइन सीक्रेट करती है, वो वैस्कुलर स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन करवाता है, और जो एंटीबॉडीज होती है एंडोथेलियल इंजरी करवा देती है। जो वैस्कुलर लेजन और टी सेल के रिएक्शन होते हैं पेरेन्काइमल फिब्रोसिस करवाते हैं। अब ग्राफ्ट रिजेक्शन का ट्रीटमेंट होता है वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के ऊपर रिलाई करता है, ठीक है, ओके। और अगर आपने हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल की ट्रांसप्लांटेशन करानी है तो इस केस में आपने डोनर और रेसिपिएंट का करेक्ट मैचिंग करवानी है, और ये कॉम्प्लिकेट हो सकती है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम प्राइमरी और या इनहेरिटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी है। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिसके अंदर जीन की म्यूटेशन होती है, जिनकी म्यूटेशन की वजह से लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन या फंक्शन खराब हो जाती है या इन्नेट इम्यूनिटी फेल हो जाती है, ओके। तो प्राइमरी में जीन की म्यूटेशन होती है, ओके। तो पहला इन्नेट इम्यूनिटी में जो डिफेक्ट होते हैं वो ये हो सकता है कि फेगोसाइट का फंक्शन खराब हो गया, या कॉम्प्लीमेंट सही तरह काम नहीं कर पा रही, या इन्नेट इम्यून के रिसेप्टर खराब हो गया, ओके। तो कॉमन डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, लाइक सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है जो एक्स लिंक्ड भी होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी होता है, एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबुलिनीमिया है, ठीक है। फिर इसके बाद कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी है, सेलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी है, एक्स लिंक्ड हाइपर आईजीएम सिंड्रोम है, एक्स लिंक्ड लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज होती है, ओके। तो एक्स लिंक्ड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इस केस में जो टी सेल होते हैं और बी सेल होते हैं उसकी मैच्योरेशन नहीं हो पाती, ठीक है, ओके। जो म्यूटेशन होती है साइटोकाइन की गामा चेन के अंदर, इसकी वजह से इंटरल्यूकिन 17 की सिग्नलिंग फेल हो जाती है, और फाइनली लिम्फोपोएसिस डिफेक्टिव होती है। ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर टी सेल की डेवलपमेंट नहीं हो पाती, ठीक है, और इसकी वजह से जो सेकेंडरी डिफेक्ट होता है एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स में होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो बी सेल की एक्टिवेशन होती है वो टी सेल ही करवाते होते हैं। इसके बाद है एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबुलिनीमिया, इसमें बी सेल की मैच्योरेशन नहीं हो पाती, एंटीबॉडीज ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है, म्यूटेशन होती है प्रोटॉन टायरोसिन काइनेस वाले जीन के अंदर, जो कि बी सेल टायरोसिन काइनेस को इनकोड करता है, जो फाइनली प्री बीसीआर और बीसीआर की मैच्योरेशन करवाती है। जो कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी है, इसमें एंटीबॉडी की प्रोडक्शन डिफेक्टिव होती है। आईजीए के अंदर आईजीए की डेफिशिएंसी है, हाइपर आईजीएम के अंदर आईजीएम को ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है लेकिन स्विचिंग नहीं हो पाती, क्योंकि CD40 लाइगेंड के जीन में म्यूटेशन हो गई है। इसके बाद है एक्स लिंक्ड लिम्फोप्रोलिफरेटिव, इसमें जो जीन का डिफेक्ट होता है वो कहाँ पे होता है, जीन का डिफेक्ट होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के अंदर, जिसकी वजह से जो एप्स्टीन बार वायरस है उसके खिलाफ डिफेक्टिव रिस्पॉन्स होता है और लिम्फोप्रोलिफरेशन होती है, यानी इस केस में कैंसर वगैरह हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसके बाद है पैथोजेनेसिस एंड द कोर्स ऑफ HIV है, और अमाइलॉइडोसिस है। अब इन दोनों टॉपिक को हम अलग-अलग चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, लाइक HIV और एड्स का जो कोर्स होता है वो तो हमारा माइक्रो में कवर है, और जो अमाइलॉइडोसिस है वो सेल इंजरी वाले चैप्टर में कवर हो गया है। तो इतना इनफ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।